मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पीटीआई के अंदर एक अंदरूनी बगावत बरपा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी किस्म की फैसला साजी करने की सलाहियत नहीं रखते। जो जमात ढंग से सलीके से सेनेट में अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी नहीं कर सकती, वो मुल्क के नहायत ही पेचीदा मसाइल, चाहे जिसमें पावर सेक्टर हो, सर्कुलर डेट हो, कश्मीर का मसला हो या मुल्क की इकोनॉमी के उसमें इश्यूज हो, वो कैसे हल कर सकती है। और इस वक्त एक तमाशा बना हुआ है और इमरान खान साहब कहीं अपने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन को, किसी जगह अपने जो कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जरी वाले सर्जन को, किसी जगह अपने फाइनेंसर्स को हर कीमत पे लाना चाहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को वो थोपना चाहते हैं पार्टी के ऊपर, और पार्टी के जो मुंतखब अरकान हैं वो रिबेल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हर रोज उनके अपने ही फैसले ओवरटर्न हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो मुतनफिर हैं और वो नहीं चाहते कि इन लोगों को जिन्हें जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है वो वोट दें, या तो वो इनके खिलाफ वोट नहीं देंगे तो शायद एब्सटेन कर दें। आपको लगता है कि एब्सटेन वाली बात कल पीपल्स पार्टी के हलकों से भी हमें पता चली, बल्कि नासिर शाह साहब ने कही, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, बल्कि 2 बार कही उन्होंने, कि जो हुकूमत होती है उसके पास इख्तियार होता है, वो ज्यादा नशिस्तें ले सकती है हुकूमत। आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? और ये जो एब्सटेन करने वाली बात है, कितना यकीन है आपको, कितने लोग एब्सटेन करेंगे? देखिए, ये तो मीडिया के ऊपर खुद पीटीआई के अरकान इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो एब्सटेन करने को तरजीह देंगे। और इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत में रह के वो ज्यादा सीटें निकाल लेंगे, तो दरअसल वो हॉर्स ट्रेडिंग को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। उसी तरह जैसा कि जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, तो इमरान खान साहब ने इसके बावजूद के 64 ऑपोजिशन के अरकान वहां मौजूद थे, बहुत एतमाद के साथ कहा था कि हम इसे डिफीट कर लेंगे, और बाद में ये साबित हुआ कि उन्होंने 64 को 52 बना लिया। और किस तरीके से उसे किया, सवाए इसके कि हॉर्स ट्रेडिंग की होगी या धौंस इस्तेमाल की होगी, इसके अलावा तो कोई जरिया नहीं है। और अब उन्हें बड़ी शफाफियत याद आ गई और वो बड़े असूल पसंद बन गए हैं कि मैं सेनेट के अंदर ये मामला ठीक करना चाहता हूं। भाई, ये जो वीडियो है ये 2018 से आपके पास थी, तो आपने इसका क्या इस्तेमाल किया है? क्यों नहीं इसे इलेक्शन कमीशन को भेजा कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें? सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहबान हैं वो इस मसले की जो आईनी और सियासी पेचीदगी है उसको जरूर समझेंगे। और हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के किसी सियासी झगड़े के अंदर उसको फरीक बनाया जाए। तो ऐसा बिल्कुल आपने जैसे पॉइंट आउट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर रिमार्क्स के ऊपर तो हम नहीं कह सकते कि क्या फैसला देगा, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था उसको तो उन्होंने मुस्तरद किया है और वो ये कह रहे हैं कि ये आइन की तरमीम बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता मामला। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर सकती है? आपकी प्रिडिक्शन क्या है? क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज जो है वो पेशन गोई पे चलती हैं किसी हद तक। जी, एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और एक बहुत ही अदना तालिब इल्म कानून के होने की हैसियत से समझता हूं कि आइन के अंदर कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होती। आइन में या आइन के मुताबिक होता है या आइन के खिलाफ होता है। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। ये मामला जब हुकूमत ने कौमी असेंबली में आइनी तरमीमी बिल पेश किया तो खुद इसको इतराफ कर लिया कि सेनेट के तरीका इंतखाब में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। अब जहां पे आईनी तरमीम दरकार है वहां सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस या कोई ऑर्डिनेंस उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। और हमें मुल्क के अंदर कोई आईनी कंफ्यूजन या अनार्की पैदा करने से परहेज करना चाहिए। इस तरह तो फिर बहुत से दरवाजे चोर खुल जाएंगे। कल को आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए कहेंगे हमने 18वीं तरमीम भी रिवर्स कर दी है, या हमने आइन के अंदर 58(2)B को भी दोबारा मुतारफ करा दिया है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो मजाज इदारा है वो एक ऑटोनमस इदारा है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम इदारों को एक दूसरे की आजादी का एहतराम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है चाहे साहब, अगर ऐसा होता है कि ये फैसला खिलाफ आता है, यानी ओपन बैलेट के हक में आता है, तो आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि ऑर्डिनेंस तो अपनी जगह पे 3 महीने के लिए है और उसके तहत ही इलेक्शन होने हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देती इसके ऊपर, तो फिर कल को ये कलअदम भी तो हो सकते हैं इंतखाबात। जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा ना कि जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा तो फिर उस इंतखाब की जो होने का जो पूरा तरीकेकार है वो भी मुतनाज़ हो जाएगा कि एक ऐसे कानून के तहत किया गया जो एक खास मखसूस हालात में एक हुकूमत ने एग्जेक्टिव एक्सपीडियंसी के तहत उसको राइज किया और अपनी मर्जी के इंतखाब कराया, उसके बाद वो लैप्स हो गया। ये तो कल को फिर कोई भी हुकूमत इस तरह ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरीकेकार को तब्दील करती रहेगी और हमें मुल्क के अंदर कोई आईनी कंफ्यूजन या अनार्की पैदा करने से परहेज करना चाहिए। इस तरह तो फिर बहुत से दरवाजे चोर खुल जाएंगे। कल को आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए कहेंगे हमने 18वीं तरमीम भी रिवर्स कर दी है, या हमने आइन के अंदर 58(2)B को भी दोबारा मुतारिफ करा दिया है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो मजाज इदारा है वो एक ऑटोनमस इदारा है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम इदारों को एक दूसरे की आजादी का एहतराम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है चाहे साहब, अगर ऐसा होता है कि ये फैसला खिलाफ आता है यानी ओपन बैलेट के हक में आता है, तो आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि ऑर्डिनेंस तो अपनी जगह पे 3 महीने के लिए है और उसके तहत ही इलेक्शन होने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देती इसके ऊपर, तो फिर कल को ये कलअदम भी तो हो सकते हैं इंतखाबात। जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा ना कि जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा तो फिर उस इंतखाब की जो होने का जो पूरा तरीकेकार है वो भी मुतनाज़ हो जाएगा कि एक ऐसे कानून के तहत किया गया जो एक खास मखसूस हालात में एक हुकूमत ने एग्जेक्टिव एक्सपीडियंसी के तहत उसको राइज किया और अपनी मर्जी के इंतखाब कराया, उसके बाद वो लैप्स हो गया। ये तो कल को फिर कोई भी हुकूमत इस तरह ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरीकेकार को तब्दील करती रहेगी। तो मैं बहुत अदब के साथ ये चाहूंगा कि हमारे फाजिल जज साहिबान को इस मसले की आईनी हैसियत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को किसी ऐसे तनाजे में फरीक नहीं बनाना चाहिए कि जिससे ना सिर्फ हमारे अंदर नए आईनी मुबाहिसे पैदा हो जाए बल्कि हमारी सियासत में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी की फरीक बंदी नजर आए। ये क्योंकि खालिसतन इस वक्त पीटीआई की क़यादत का मसला है जो अपने पसंदीदा मनपसंद दोस्तों को सेनेट में लाने के लिए आइन और कानून सबके खिलाफ जंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो आप गिलानी साहब के नॉमिनेशन वाला मामला है जो कि चैलेंज हो गया, अब इसके बाद क्या होगा इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा, लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं तो आपको नहीं लगता कि पीडीएम को काफी, क्योंकि बड़ी हाइप बन गई है, काफी नुकसान होगा, और अगर कामयाब होते हैं तो तहरीक अदम एतमाद आप ला सकते हैं वान के अंदर, नहीं? जी देखिए, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि पीडीएम को कोई सेटबैक ऐसा खास नहीं होगा क्योंकि हमें उम्मीद है कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे और अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पर कोई मुश्किल आती है तो हर नशिस्त के ऊपर पीडीएम ने कवरिंग कैंडिडेट्स रखे हुए हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के नतीजे में वजीर आजम जो है वो इस्तीफा देके घर जा सकते हैं। क्या आपको लगता है, क्या ये बेहतर नहीं है कि आईनी तरीके से तब्दीली की जाए, ना कि सड़कों के जरिए से, लॉन्ग मार्चेस के जरिए से? जी देखिए ना, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये तो उस सूरत में कामयाब हो सकती है कि जब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के न्यूट्रल हों और चंद हमारी सियासी जमातें जो कि कुछ इशारों के ऊपर जगह बदलती हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएं और वो अपनी आजादी के साथ फैसले कर सकें। लेकिन अगर हमारा ये जो बंदोबस्ती निजाम इस वक्त 2018 में चलाया गया है ये इसी तरह रहेगा और बाज ताकतवर हल्कों की हुकूमत की पुष्ट पे हमायत रहेगी, तो ये तवक्को रखना कि काफ लीग या एमक्यूएम अपनी वफादारी तब्दील कर लेंगे या वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे देंगे, ये खाम ख्याली है। तो अदम एतमाद तो नंबर्स के जरिए आता है ना, तो इसलिए इस पूरे निजाम के अंदर जो हमारा बयानिया है और जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि ये पीटीआई अपने पैरों पे नहीं खड़ी, ये बोरोड लेग्स के ऊपर खड़ी है। अगर तो वो बोरोड लेग्स पीछे हट जाए तो फिर ये खुद ब खुद गिर जाएगी, फिर ये अपना जवाब शायद 15 दिन भी ना कायम रहे। लेकिन यही उसूल पीडीएम के कैंडिडेट के लिए भी तो है। अगर गिलानी साहब इतने वोट ले लेते हैं तो फिर तो एक पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार या तब्दीली जो है इन हाउस वो हो सकती है। उस सूरत में आपको क्या लगता है? देखिए, वो गिलानी साहब का जो कैंडिडेचर है उसके मखसूस आपको हालात देखने चाहिए
कि उनके बिलमुकाबिल एक ऐसे इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट हैं कि जिनकी इस निजाम में कोई जड़ें नहीं है, और खुद पीटीआई के अपने नुमाइंदे कहते हैं कि हम उन्हें किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा जो गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का इलेक्शन है, ये एक मखसूस पस मंजर के अंदर देखा जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इससे हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कोई दलील आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। चौधरी साहब, जो मरियम साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी सर्जरी है और उनको जाना, उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, जिसको कि आज शेख रशीद साहब ने मुस्तरद कर दिया है, इसको क्या समझा जाए? इसको बहुत सारे लोग जो सियासी मुबस्सरीन है इसको इशारा समझ रहे हैं कि वो जा सकती हैं और वो जाने का इशारा दे रही हैं, जिसको कि आज शेख रशीद ने मुस्तरद किया है। देखिए, उन्होंने जहां तक उस बयान में इसका जिक्र किया है, मैंने जो सुना है, साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं इस हुकूमत से कोई दरख्वास्त नहीं करूंगी और मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी। हुकूमत तो वैसे ही मेरे ख्याल में अब चंद, अगर हफ्तों की नहीं तो चंद महीनों की मेहमान है। अभी आप ये जो देख रहे हैं तोड़ फोड़, ये इस पूरे सिस्टम की जो उखाड़ पिछाड़ है वो शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई हुकूमत रुखसत होती है तो उसके आखिरी 90 दिन के जो हालात हैं वो तमाम असबाब अब इस हुकूमत पे चस्पा होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये हुकूमत का तो वैसे ही आखिरी दमों का सफर शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं कि आखिरी दमों पे है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये आखिरी दम कैसे होंगे चौधरी साहब? जी, वो इसलिए ना, देखिए, पाकिस्तान की ये वो बदकिस्मत तरीन हुकूमत है कि जिसकी पुश्त के ऊपर 70 साल में इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की ताईद खड़ी नहीं हुई किसी हुकूमत के साथ जो इसके साथ थी। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में किसी को अदलिया से इतने फेवरेबल हालात नहीं मिले जितने इस हुकूमत को मिले। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में मीडिया को सेंसरशिप ऐसा किसी जमहूरी हुकूमत को नहीं मिला जैसा इस हुकूमत को मुस्बत रिपोर्टिंग का मिला है। पाकिस्तान की 70 साल में ऑपोजिशन को कुचलने का फ्री हैंड किसी हुकूमत को ऐसा नहीं मिला जैसे इस हुकूमत को मिला है। पर ये है ही इस दर्जे के क्या ये सच नहीं है चौधरी साहब कि इतनी कमजोर अपोजिशन भी कभी नहीं मिली जो इस वक्त इस हुकूमत को मिली है? आप समझती हैं ये कमजोर अपोजिशन है कि जिसने इस हुकूमत को तकरीबन 2 सालों में वहां ला खड़ा किया है कि जहां हुकूमतें 5 साल के बाद भी इनके हथकंडे का मुकाबला किया है। पाकिस्तान की ये सबसे बहादुर ऑपोजिशन है जिसका हर टॉप लीडर इनके झूठे मुकदमों का सामने करके आया है, लेकिन कोई एक काउंसलर तक भी पार्टी से नहीं टूटा। आज ये मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा एजाज है कि हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, सब पे हमले किए गए हैं, झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लेकिन एक काउंसलर भी पार्टी से और अपनी क़यादत से पीछे नहीं हटा। तो ये तो एक बहुत बड़ी नई, मैं समझता हूं कि उम्मीद है पाकिस्तान में। सब लास्ट क्वेश्चन, सेनेट इंतखाबात में कौन किसको, क्या अपोजिशन सरप्राइज देगी तो कितना देगी, किस हद तक सरप्राइज दे सकती है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जी, देखिए, मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की जो ड्यू सीट्स है वो हम इंशाल्लाह जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन की सीटों को उचके या वो हॉर्स ट्रेडिंग करे, इंशाल्लाह उसमें वो नाकाम होगी। और अगर ऑपोजिशन अपनी नशिस्तें जो उसका शेयर बनता है निकालने में कामयाब होगी तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी।